चलो देखो, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो सर मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक्चुअल में जेड तो ये होता है ना सर, या अंदर या बाहर, तो ये आपका ऐसा जेड एक्सिस। ठीक है, तो जब इसे बोलते हैं आउटवर्ड, बाहर की ओर, है ना, आउटवर्ड, और इसे क्या बोलते हैं, इनवर्ड। ये आपको कहाँ पे इसका ज़्यादा रोल मिलेगा, मैग्नेटिज्म में। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी तब ये बाहर की ओर शो करेगा। क्लियर है, तो ये हमें जानना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। ठीक, तब तुम्हें मैं ये बातें समझाता हूँ। ये एक क्यूब ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, एक क्यूब, देख पा रहे हो, है ना। तुम्हें कुछ नहीं, इन सारे के कोऑर्डिनेट्स लिखना है ना। ये क्यूब है, इसका साइड ए। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर मैं बोलूँ कि ये मार्कर यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये मार्कर यहाँ पे है, कहाँ पे है, तो मैं ये बात बोलूँगा ना कि एक्स एक्सिस से इतना, वाई एक्सिस से इतना और जेड एक्सिस से इतना, तब मैं इसका लोकेशन बता सकता हूँ। अगर मैं बोला कि एक्स एक्सिस से इतना, तो एक्स एक्सिस पे तो मैं आया, लेकिन वाई एक्सिस पे तो मैं नहीं बता पाया कि वाई एक्सिस पे ये मुझे कहाँ मिलेगा, है ना। फिर जेड एक्सिस पे तो नहीं बता पाया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे, है ना, इसे मैंने दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रेफरेंस की ज़रूरत हुई, जो हमने यहाँ पे लिया ऑरिजिन, है ना, जो ऑरिजिन हम लोग लेते हैं। अब इसका साइड क्या है, ए, तो इस वाले को हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये तभी तो ऑरिजिन यहाँ पे लिया, ये जेड एक्सिस। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखो a, 0, 0। ठीक है, फिर इसका लिखो 0, a, 0, इसका लिखो 0, 0, a। सर ये आप क्यों लिखवा रहे हैं, ये आपको मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। इसका क्या होगा, एक्स जेड प्लेन में है तो a, 0, a, इधर क्या हो गया आपका a, 0, इधर क्या हो गया आपका 0, a, और कौन बच गया, ये a, a। क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। अब यहीं पे इसके बारे में अगर लिखा जाता तो हम पोजीशन वेक्टर से कैसे लिख सकते थे, a i कैप 0 j कैप 0 k कैप, तो मुझे पता चल जाता है कि इसके बारे में पता हो रही। इसके बारे में क्या लिखते हैं, a i कैप प्लस a j कैप a k कैप। क्लियर है। अब चलिए, ये तो हमारा क्यूब हुआ। अब इसी तरह से आप क्यूबॉइड का बना के मुझे दिखाइए। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर आएंगे। चार्ज क्यों यहाँ बैठा देगा हर वर्टेक्स पे, और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना निकला। उसी तरह से जो 13 के बच्चे, जो रिपीटर्स के बच्चे हैं, उनको खास करके ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो बनता है किस लिए नहीं है, क्योंकि आपका फाउंडेशन में दिक्कत है। यहाँ पे मास कर देगा, यहाँ पे मास बैठा देगा और आपसे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ लेगा। तो आपको ये लिखना सबसे पहले आना चाहिए। अब ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। इसे ए बोला गया, माना गया, ये बी, और ये हमारा कितना हो गया, सी। ठीक है, ये क्या लिखोगे 0, 0, 0। दूसरा यहाँ पे a, 0, 0, ये क्या हो गया बेटा 0, b, 0, ये क्या हो गया 0, 0, c। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, बोलो a, 0, c, और ये क्या हमारा हो गया a, b, 0, ये क्या हो गया बेटा 0, b, c, और ये क्या हो गया हमारा a, b, c। ठीक है, हम सारे को लिख लिए हैं। आप भी देख लो इसको कि कैसे हमने इसको लिखा है। क्लियर है ना।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाओ। अब एक चीज आता है, छोटी सी बात बताता हूं, बेसिक्स ऑफ रिजॉल्व। ठीक है, क्यों बता रहा हूं ये भी देखना है ना। रिजॉल्व बोलो इसे, या फिर कंपोनेंट बोलो, प्रोजेक्शन बोलो, एक ही बात है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मान लो इसका मैग्नीट्यूड a है। ठीक है, अब इधर मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ से हमने थीटा लिया, क्या लिया, थीटा, क्या लिया, थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि अगर ये ए है, इस पे एक परपेंडिकुलर बेटा डाल दो, एकदम आराम से समझो। एक परपेंडिकुलर तुमने डाल दिया तो तुम बताओ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की जगह यहाँ पे क्या है, ए, तो बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा। इसे हमने नाम दिया एक्स, ए कॉस थीटा, मतलब एक्स इज इक्वल टू हुआ ए कॉस थीटा। इसे क्या बोला जा सकता है, एक्स को कंपोनेंट ऑफ ए along कंपोनेंट ऑफ ए along एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के along। क्लियर है। चलिए कोई बदमाशी नहीं, यहाँ देखिए, जिस तरह जितना लेंथ यहाँ है उतना ही लेंथ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये थीटा है, ये हमारा क्या है 90 है, ये थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा हो गया, है ना। तो ए वाई जो तुम लिखोगे उसको तुम क्या लिखते हो, लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए along वाई एक्सिस। करेक्ट है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। ठीक, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे ये ऐसा है। सर आपने सब चीज़ की बात बताई, इस थीटा की बात आपने नहीं बताई। तो बेटा थीटा को बहुत अच्छे से समझो। थीटा इज एंगल, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, थीटा इज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, सर ये थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के है ना, और ये जाएगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। अब मेरी बात समझो, मैं अगर इसे लेता हूँ कि ये मान लो 10 है, क्या है 10 है, 10 न्यूटन मान लो, इसे मैं लेता हूँ 10 न्यूटन। ठीक है, इस थीटा को सपोज करो मैं 37 डिग्री ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 37 डिग्री। अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक टेबल याद रखना। ठीक है, वो टेबल कैसा होता है, ट्रिक है ये, है ना। ये 90 डिग्री है, क्लियर है। यहाँ पे तुम 53 रखो, ये 53 और ये है हमारा 37 डिग्री। क्लियर है। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये आपका क्या हुआ, 5 हुआ। देखो अब याद कैसे रहेगा, 3 नीचे, ये 4, ये 5, 3 4 5, ये तो याद ही रहेगा। ये 53 को किस पे रखेंगे, नीचे रखेंगे, ज़मीन पे रखेंगे। और ज़मीन पे कौन होता है, जमींदार। और जमींदार क्या होता है, अमीर, है ना। तो 37 अमीर है या 53 अमीर है, अमीर कहाँ है, ज़मीन पे, इसलिए यहाँ 53, ये 37। अब तुम आराम से लिख सकते हो cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ट्रिक है बाबू, क्या है, ट्रिक। उसी तरह से cos 37, ये 37 है तो इसका बेस कौन है, ये 4/5। ठीक है, उसके बाद sin 37 तो ये परपेंडिकुलर,
तो ये हो गया आपका 3/5। उसी तरह से cos 37 तो हमने लिख ही दिया है। cos 53 आपका क्या हो गया 3/5, है ना। इसी तरह से आपका tan 53 क्या लिखोगे, ये थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर 4/3, और tan 37 आपका क्या है ना, tan 37 आपका क्या है 3/4। अब ध्यान से देखो ये 10 है, तो इसको जब मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो ax कितना आ जा रहा है, जो मतलब आपका आया तो कितना आया 10 cos 37, है ना, दिख पा रहा है। तो 10 cos 37 का वैल्यू हमने अभी यहाँ पे क्या रखा है 4/5, तो ये कितना हो गया आपका 8 न्यूटन। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 8 न्यूटन जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना एक्ट हो रहा है 8 न्यूटन। ध्यान से सुनना, है ना। उसी तरह से यहाँ पे इधर कितना हुआ, तो ये हुआ हमारा 10 sin 37। अब देखो sin 37 का वैल्यू कितना है 3/5, तो ये हमारा कितना हुआ 6 न्यूटन। करेक्ट है, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, है ना। अब बेटा मैं तुम्हें एक और प्रश्न देता हूं, पहले इसे लिख लो, है ना, मैं मिटा रहा हूं इसे। अगर क्वेश्चन आपका ये है ना, क्वेश्चन आपका क्या है, ये है मेरे भाई क्वेश्चन, ये आपका दिया हुआ है 37 डिग्री और ये आपका दिया हुआ है 10 न्यूटन। करेक्ट है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब आपको रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या लिखा है कि थीटा इज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे ये एंगल लेना पड़ेगा। इसका मतलब थीटा जो गिवन है, जो हमें दिख रहा है 37, वो है नहीं, वो गुमराह कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, क्या आया हमारा 53। क्लियर है, तो ये आप हटा लो, है ना, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा। अब आप समझदार हो, ये कितना हो गया 10 cos 53 और ये आपका कितना हो गया 10 sin 53। क्लियर। अब 10 cos 53 का वैल्यू कितना हुआ, नीचे में कौन रहता है जमींदार 3/5, ये कितना हो गया आपका 6 न्यूटन, और ये sin 53 10 4/5, ये आपका कितना हो गया 8 न्यूटन। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, तो ये आपका, ये हमने इसको रिजॉल्व किया। अब ध्यान से एक बात सोचिए, सपोज कीजिए ऐसा या ऐसे, देखिए आप इसको हटाइए, एक बंदा इधर गया 3 मीटर, ठीक है, आप देख रहे हैं वेक्टर से, आप समझ रहे हैं ये टेल है, ये हेड है, दूसरा यहाँ से 4 मीटर, ठीक है, या मीटर भी आप हटा दीजिए, ठीक है। क्लियर है, तो ये जो आपका हुआ, ये कितना हुआ 5, अरे क्लियर है ना, 3 4, तो ये 5 है ना। तो इसका ये वाला जो हमारा हुआ वो क्या हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर हुआ। क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर। हम इसे लिखेंगे कैसे, ये जो हमारा गया इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, इसे 3i कैप, और ये हमारा क्या हो गया 4j कैप। क्लियर है, कितना हुआ 3i कैप, और ये क्या हुआ हमारा 4j कैप। इसी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9, ये 16, 25, और ये आपका कितना आया 5। इसमें बहुत बात करते हैं हम। अब ध्यान से देखिए कि ये तो आपने सर बता दिया, ठीक है, कि ऐसा है ना, ये आपने ऐसा बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ आई कैप लिखा और जे कैप लिखा, के कैप तो आपने नहीं लिखा, है ना। तो उस पर भी हम आते हैं, उससे पहले एक और सवाल इस पर हम देते हैं, है ना, जो जिससे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि इस पे बातें उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से हम चाह रहे थे। अभी तो ये मैंने आपको बताया, फिर आप एक चीज़ देखिए, सपोज कीजिए कि आपको इससे ये और इससे ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको लिखता हूँ 3i कैप
-4 जे कैप। ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा खूबसूरत चीज़ बता रहा हूँ। 3i कैप -4 जे कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 इधर चला, एक्स एक्सिस कह लो, -4 का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे चला, यही जानते हैं ना। हाँ, कितना चला, ये हमारा 4 इधर, है ना। अब ये देखो, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट, है ना। अब यहाँ पे अगर आपका थीटा है, इसे मैं थीटा में कंसीडर, मतलब क्या करूँ मैं, वो बता भी सकता हूँ कि ये थीटा यहाँ पे कितना है। अगर तुम चाहो तो ट्रायंगल को इमेजिन करो, ट्रायंगल तुम्हारे क्या कहती थी, ये 3 है, 4 है और ये 5 है ना। तो 3 और 5 जहाँ मिलते थे वो क्या होता था, 53। तो ये तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये 53 है ना, बोल सकता हूँ ना। ठीक, अगर मान लो कि ये वैल्यू ना दे के कुछ और दिया रहे, है ना, तब भी मैं कर सकता हूँ, ये 53 है। तो सर अगर मैं इसे रिजॉल्व करता हूँ, मान लीजिए ये 5 है, तो पूरा डेटा ही हो गया हमारा, है ना। तो इसको फिर करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसा है, इस पे मैं चेंज कर देता हूँ इसे, मान लो इसे 2 ले लेता हूँ और इसे 3 ले लेता हूँ। क्लियर है, अब शायद चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, इधर मैं कितना गया 2 और इधर में कितना गया 3। क्लियर, इधर में कितना गया 3। अब यहाँ पे देखो, चूंकि निगेटिव था इसलिए मैं ऐसा गया। अब यहाँ पे ये जो तुम्हारा है, ये वाला, ये तो तुम्हारा थीटा है। तो तुम्हारा अगर ये a है तो तुम क्या बोलोगे, ए एक्स, है ना, इज इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, तो ax जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा 2 है और तुमने क्या बोला, a cos थीटा। ठीक, उसी तरह से तुमने इसके बारे में भी बोला, है ना। तो इसके बारे में तुम क्या बोल सकते हो, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो तुमने क्या लिखा, 3a साइन थीटा। क्लियर है। लेकिन सर आप तो हमें बताएं कि थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बातें आप क्यों बता रहे हैं, फिर इनका क्या मतलब है ना। तो अब मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं। सपोज करो इस वैल्यू को तुम ले लो 30 डिग्री, क्या करो 30 डिग्री, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। ठीक है, ये सब देखते रहना, है ना। अब ऐसे रखो, क्या रखे तुम 30 डिग्री रखे, और इस वाले को तुम मान लो कि ये तुम्हारा है 10 न्यूटन। क्या है, 10 न्यूटन। ये सवाल हटा लो, देखो मैं पूरा तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। क्लियर है। अब तुम एक चीज बताओ कि ये 10 है तो तुम इसे लिख सकते हो ना, ये वाला, मान लो ए एक्स तुम लिखे, इसको अगर ए माने तो 10 cos 30 डिग्री। तो 10 cos 30 डिग्री, 10 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा 5√3, और ये पॉजिटिव में है इसलिए मैंने ऐसा ही रखा। अब इधर कितना हो गया ए वाई 10 sin 30 डिग्री। तो 10 sin 30 डिग्री मतलब हाफ, ये कितना हो गया तुम्हारा 5, लेकिन नीचे में है इसलिए तुम्हें क्या लगाना होगा, माइनस, है ना। नीचे में है इसलिए तुम क्या लगाओगे यहाँ पे, माइनस, है ना। लिख लेना, अगर नहीं लिखे तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 5√3 आई कैप -5 जे कैप। ये तुमको बता देगा कि कहाँ है। लेकिन सर मेरा मुद्दा तो ये नहीं था, मेरा मुद्दा तो ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई बात नहीं, उस पर आ जाते हैं। ठीक, ये जो हमें क्या बोला गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब ये पूरा, अगर ये पूरा है तो ये कितना है 360 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, तो ये तुमको कितना हो गया 330। अरे बोल यार, है ना। अब ये 10 है तो तुम क्या लिख सकते हो इसके जगह पे, 10 cos 330 डिग्री। ठीक है, और इधर क्या लिख सकते हो 10 sin 330 डिग्री। क्लियर। तो 10 cos 330 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो 10 cos 360 डिग्री -30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ 10 cos 30 डिग्री, और ये कितना हो गया 10, ये cos 30 का √3/2, तो ये कितना हो गया 5√3।
इसका देखो tan sin 360 माइनस 30 डिग्री कितना आ गया, माइनस 10 sin 30 डिग्री, माइनस 10 sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 माइनस 5। क्लियर है, आ गया तुम्हें समझ में? क्या एक ही बात आया हमारा, है ना, कोई दिक्कत? तो ये बातें हमें, इससे ये बातें और इससे ये बातें दोनों हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब आगे चलो। अब यहाँ पे देखो, मान लो एक वेक्टर तुम्हें दिया 3i, सर बार बार आप यही बता रहे, यही है ही 3i प्लस 4j, ठीक है। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल ही सकता हूँ ऐसे, ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्यों आप ऐसे निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकालेंगे ऐसे? यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, इधर 3 और ये हमारा क्या हो गया 4, ये जो रिजल्टेंट है ये कितना आया 5 ही तो आया। ठीक है सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गया कि ये आप इस तरह से निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, लेकिन सवाल मेरा सर यहाँ फंस जाता है जब ये चीज़ ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा रहे 3i प्लस 4j, या माइनस लो तो माइनस 2j प्लस k। अब आप क्या करेंगे, है ना, बोर्ड तो आपका 2D है। अब क्या कीजिएगा, देखो यहाँ पे ये 3 है बेटा, है ना, ये i क्या बता रहा है, मतलब x एक्सिस के अलोंग कितना 3, और ये कितना -2, मतलब इधर -2, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या है k, तो k तो इधर है ना, k तुम्हारा किधर है, इधर। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे बाहर की ओर, है ना, और वो भी इसके साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तुम थोड़ा और आराम से समझो, मान लो कि ये 3 है, ठीक, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 खुल के वही हो जाएगा 9 + 4, और ये क्या हो गया तुम्हारा 13। अब ये जो तुम्हारा k है, ये भी तो इससे परपेंडिकुलर ही है ना रे, ये भी तो इससे परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप जा तो एज के ही थ्रू सकते हैं ना। ये जो है ये यहाँ ऐसा देखो, जा तो आप एज के ही थ्रू सकते हैं ना, ऐसे तो आप जा नहीं सकते ना। सपोज करो, देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा क्या है z एक्सिस है। अब मान लो कि इसने बोला 3i, तो मान लो 3 ऐसे हम आए, उसके बाद -2 नीचे गए, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्या कह रहा है, कितना है k, मतलब z में क्या 1, तो वो उससे क्या हुआ, परपेंडिकुलर ही तो हुआ। क्लियर है? तो हम कर सकते हैं ऐसा, √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर भी नहीं समझ में आया, एक बार और समझा देता हूं मैं। देखो एक और डेटा ले लो, 2i प्लस 4j प्लस k, ठीक है। 2 यहाँ गए, इधर गए 2, 4 इधर गए, ठीक। अब 2 इधर गए तुम, 4 इधर गए, k तो ऐसे हुआ ना, तो ये वाला इससे तो परपेंडिकुलर ही हुआ ना। क्लियर है? मतलब ऐसा ही होगा ना यार, ऐसा ही होगा ना, ये इससे परपेंडिकुलर ही हुआ ना। तो जब परपेंडिकुलर हुआ तो फिर तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा ना मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2² प्लस 4² प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या बताया, मैग्नीट्यूड। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो, अब और चीज़ पढ़ाता हूँ, एकदम दिल खोल दूंगा, एकदम आराम से समझना। अब बहुत बार तुम सुनते होगे यूनिट वेक्टर, क्यों यूनिट वेक्टर पे बार बार जोड़ दिया जाता है ना। तो तुम थोड़ा ध्यान से समझो यूनिट वेक्टर के बारे में, है ना। ये क्या है, यूनिट वेक्टर मैं पढ़ाया हूँ पीछे के लेक्चर में, अभी तुम्हें सवाल से कोरिलेट कराता हूँ, ठीक है। ये फिजिक्स है, और फिजिक्स थ्योरी भी सिखाती है न्यूमेरिकल को लेके, है ना। जब आप न्यूमेरिकल में फंसोगे नहीं ना, तब तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे नहीं, ठीक। फिजिक्स का एक अपना तरीका होता है,
ठीक है, इसलिए मैथ्स बहुत अच्छा रखो, अप्रोच बहुत अच्छा रखो और इमेजिनेशन उससे भी तगड़ा रखो। ठीक है, खुला माइंड में पढ़ो, तब जाके फिजिक्स बहुत अच्छा होगा। क्लियर? इसे कंपेयर मत कीजिए मैथ्स से, कंपेयर मत कीजिए केमिस्ट्री से, नहीं, इसका अपना एक चाल है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में मान लो कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और क्या है, डायरेक्शन, यही है ना। क्लियर? अगर कोई कहे मैं आपको बोल रहा हूं सर एक बात कि ये आपका एक वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन, है ना। तो ये जो आपका निकलेगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया ना। तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक, ये कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे देखो 2/3i कैप प्लस 1/3j कैप प्लस 2/√3k कैप, ये इसका क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ। क्या हुआ बेटा, यूनिट वेक्टर हुआ। क्लियर है? अब जरूरत क्या है इस यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर बड़ा खास चीज है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं बोलूं कि ए कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए कैप और ये मतलब बी कैप, दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर बताता क्या है, डायरेक्शन, और दोनों अगर बराबर है तो डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब मान लो कि एक लड़का मैंने लिया, इस लड़के का नाम मान लो युवराज है, क्या है, युवराज है, ठीक है, अब स्पेलिंग जो भी हो, और एक दूसरा लड़का लिया, इसका नाम मान लो अबड़क है, क्या है, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, हमारे क्लास का लड़का है मान लो, ठीक, और दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों का यूनिट वेक्टर जो है वो सेम है। क्लियर है? मान लो इसका 2i कैप प्लस 4j कैप है, जो इसका वेलोसिटी है युवराज का, ठीक, और इस वाले का अवरक का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अवरक का वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, युवराज का कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप, सर आप तो बोले स्ट्रेट दे दिए, ऐसा है ना, वेक्टर के फॉर्म में दिया हूं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्या है, क्योंकि यूनिट वेक्टर सेम है, मतलब ऐसा लिखो कि यूनिट वेक्टर अगर सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्या है, डायरेक्शन सेम है। अब इस वाले का यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है, इस वाले का वो कितना निकलेगा, 2i कैप प्लस 4j कैप, अभी सिखाया है ना, रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 2i कैप प्लस 4j कैप रूट, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 16, ठीक है, तो 2i कैप एकदम हीरो बना देंगे, तुम आराम से समझो, 20, तो 2/√20i कैप प्लस 4/√20j कैप। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है किसका, युवराज का, वही डायरेक्शन किसका है, अवरक का है। अरे है कि नहीं? अब हमें क्या चाहिए, इसका क्या चाहिए, इसका वेलोसिटी चाहिए। तो जो वेलोसिटी ऑफ अवरक जो होगा वो मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ बेटा, 20, तो इस 20 को यहां लिखो, और जो डायरेक्शन आया उसको यहां लिखो, 20/√20 आई कैप प्लस 4/20 जे कैप। क्या मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आया, आप एक बात समझिएगा कि यूनिट वेक्टर सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है कि नहीं। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हमने आपको सिखा दिया है। बहुत प्रश्न आपसे ऐसे पूछ देंगे मजाक करने के लिए, जैसे 2i कैप
प्लस 4j कैप, आजकल ये सब टर्म निकला हुआ है, ck कैप, या फिर इसके जगह लेमडा ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है, और इसको बोल देंगे कि ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो 4 + 16 + λ² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 + 16 + λ² इज इक्वल टू 1, तो λ² इज इक्वल टू 1 - 20, तो λ इज इक्वल टू ये कितना हो गया तुम्हारा -19, है ना, λ²। अब ले लो अंदर की ओर, क्लियर है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक। अब देखिए, खैर हम लोग अभी इसी पे आएंगे, यूनिट वेक्टर से सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर। एक बार मैं फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। फिर से समझिएगा, शायद समझ में आ जाए, है ना। फिर एक लड़का का नाम लेता हूं, मान लीजिए ये दीप है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ दीप, ठीक, वो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर/सेकेंड, ठीक। और दूसरा बच्चा, उसका मैं नाम ले लेता हूं ईशान, ठीक है, इसका है 2i कैप + 2j कैप, क्लियर है। और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या, ये तुम्हें बोलेगा कि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मीन्स ऐसे बोलेगा, दीप एंड ईशान ईशान आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब देखो, इसमें इसने ये नहीं बोला कि इसका यूनिट वेक्टर बराबर है, लेकिन क्लू दे दिया कि सेम डायरेक्शन अगर है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर बराबर है। तो एक का यूनिट वेक्टर निकाल लो, ईशान का। तो ईशान का क्या हो गया, 2i कैप + 2j कैप और √4 + 4, मतलब 2i कैप + 2j कैप और √8। अब दीप का निकालना है, तो कोई भी यूनिट वेक्टर है, कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 5 मीटर/सेकेंड, 5, और ये हमारा कितना निकला, इतना, 2i कैप + 2j कैप √8, ये आपका आ गया। ये आपका किसका है, वेलोसिटी ऑफ दीप, क्लियर है। आई बात समझ में आपको। अब कर लेंगे आप इस तरह का सवाल, है ना। चलिए, अब एक और चीज समझिए, मिटा मुझे, हमेशा हमें इस तरह का डायग्राम मिलता है किताबों के अंदर में, क्यों, क्योंकि हमें आसानी हो समझने के लिए। ये थीटा, ये ए, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, है ना, और इधर हमारा ये क्या हो गया, ए वाई क्या हो गया, a sin थीटा, ठीक है, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए कि अगर इस तरह का है और यहाँ पे कोई वजन रखा हुआ है 5 kg या 1 kg, जैसा भी हो, तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है डाउनवर्ड। इसका मतलब 50 न्यूटन तो यहाँ पक्का है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर ऐसा है तो इस पे आप एक ऐसा लिए परपेंडिकुलर, अरे ये एक्स एक्सिस लोगे तो ये वाई एक्सिस लोगे ना वाई, अरे ऐसा लोगे ना, या फिर ये अगर एक्स एक्सिस लोगे तो ये वाई एक्सिस लोगे ना। तो एक चीज समझना कि पास वाला जो रहेगा ना, जो पास वाला रहेगा वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और जो दूर वाला रहेगा वो वाई एक्सिस कहलाता है। कुछ ऐसे भी तुम समझो कि जिस पे सोया रहेगा वो एक्स एक्सिस रहेगा, और जिस पे नहीं सोया रहेगा वो वाई एक्सिस रहेगा, पास वाला समझ लो। तो ये अगर आपका थीटा है, क्या है, थीटा, इस फिगर को और इस फिगर को तुम अगर इमेजिन करोगे तो तुम्हें लगेगा ना कि ये जो 50 न्यूटन है ये कुछ और नहीं, ये ए है, तो जिस पे सोया हुआ है वो ए cos थीटा है। इसका मतलब ये 50 cos थीटा। अगर थीटा का वैल्यू ले ले तो और मजा आ जाए, 37 डिग्री ले लो, ठीक है। cos 37 का वैल्यू कितना होता है, 4/5। सब एकदम दिमाग में रखना, ठीक है, क्योंकि अब 11th में आ गए हो।
40 न्यूटन, है ना। एकदम एकदम बहुत मजा आने वाला है। और ये तुम्हारा क्या हो गया 50 साइन 37। तो ये 50 साइन 37 का वैल्यू कितना हो गया, देखो ऊपर में रहता है, अगर ऊपर में रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ 3/5, तो 5 से उड़ा दो, तो ये कितना हो गया 30। क्लियर हो गया तुम्हें, है ना। तो ये तुम्हारा 30 हुआ और ये तुम्हारा 40 हुआ। तो देखो ये तुम्हारा 50 है, देखो ऐसा ही तो कुछ है। क्या हम इसे रिजॉल्व कर पाए, हाँ सर कर पाए। सर ये तो बात ठीक है, और इस पे कुछ बात बताइए। ठीक है, मान लो ये ऐसा, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, है ना। इस पर मैंने मान लिया कि ये दे दिया तुम्हें 30 डिग्री, ठीक, कितना दे दिया 30 डिग्री, और इधर बोल दिया कि ये 10 न्यूटन है। ठीक है, क्या बोल दिया, अब इधर देख, क्या बोल दिया 10 न्यूटन। आपको इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे रिजॉल्व, तो ये 30 है बेटा, तो ये 60 है, अरे बोलो यार, और ये कितना है, ये 30 है। तो ये अगर 10 है तो ये क्या 10 cos 30 डिग्री है, अरे बोलो। तो अगर ये 10 cos 30 डिग्री है तो ये 10 √3/2 है, 5√3 न्यूटन। और ये हमारा क्या है 10 साइन 30 डिग्री, इसका मतलब ये 5। अरे आई बात समझ में, इसका मतलब ये जो इसका हुआ ये आपका इसका एक्स एक्सिस हो गया और ये इसका वाई एक्सिस हो गया। क्या आप रिजॉल्व करना सीख गए, क्लियर। एक और आप अगर और चाहते हैं तो ऐसा देखिए, मान लीजिए कि इधर 10 न्यूटन काम कर रहा है, कितना है 10 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर ये 10 न्यूटन काम कर रहा है आपका, है ना, और यहाँ पे एंगल आपका दिया हुआ है 37 डिग्री। अब आपको बोल रहा है आप इसको रिजॉल्व करके दिखाइए। कोई बात नहीं है सर, हम फिर तैयार है। ये ऐसे ऐसे, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 10, तो ये 10 cos थीटा, और ये कितना हो गया बेटा, ये 10 साइन थीटा हो गया। अब इस बार इसमें तुम क्या करोगे कि ये जो तुम इधर लिख रहे हो और ये तुम इधर लिख रहे हो, तो तुम्हें बताना पड़ेगा प्लस माइनस करके कि कौन कहाँ पे आ रहा है। क्योंकि इधर है, इस तरफ है, तो माइनस आ जाएगा और इधर वाला प्लस रहेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एक और सवाल देता हूं। मान लो ये एक ब्लॉक है 1 kg का, इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसे, और 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसे। क्लियर है। और यहां से एंगल ट्रेस हो रही है 37 डिग्री। क्लियर। तो इधर कितना हो गया बेटा 10 cos 37, कितना हो गया 10 cos 37, 10 cos 37 का वैल्यू कितना हुआ 4/5, आपका हुआ 8 न्यूटन। इधर कितना हो गया 10 साइन 37, साइन 37 का वैल्यू 3/5, मतलब इधर की तरफ आपका +6 और जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 8 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 16 हो गया। अगर आपको ऐसा दिया रहे, ध्यान से देखिएगा कि 8i कैप प्लस 16j कैप, तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये 8 इधर, i इज व्हाट यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो 8 चला, और j इज व्हाट यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस 16। वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली, मतलब ये इधर आ गया। अरे आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। इसका मतलब आप इसको ये ऐसा लिख सकते हैं 16, ताल से ताल मिला, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इधर से आप एंगल लगा सकते हैं। आई बात समझ में, है ना। अब एक और चीज देखो, मान लो, ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपको 8 न्यूटन दिया हुआ है, ये आपको 6 न्यूटन दिया हुआ है, ये आपको एक थीटा दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इसका वेलोसिटी बताइए, और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो एंगल बताइए। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये
8 है और ये आपका क्या है 6 है। तो देखिए v cos थीटा इज इक्वल टू 8 होता है, क्लियर। उसी तरह से v sin थीटा इज इक्वल टू 6 होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ऐसे करके और स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। तो v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64 और इधर फिर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 100। ठीक, v स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 100 और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1। अभी अभी आप सीख क्या है, तो v इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 10, कितना हो गया बेटा 10। ओ सर v इज इक्वल टू 10, लेकिन थीटा से तो बात ना बनी। अरे कैसे बात ना बनी, यहां से देखो v cos थीटा इज इक्वल टू 8 है, v कितना है हमारा 10 है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या 8 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या 8/10 है, इसका मतलब 4/5 है। थीटा इज इक्वल टू क्या cos इनवर्स ऑफ 4/5, इसका मतलब क्या थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। अरे सब ज्ञात हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया सर। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। अब एक और चीज बताते हैं आपको। सर यहां तक तो हम बहुत समझदार हो गए, है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपसे सवाल बनते चला जाएगा। ठीक, अब यहां देखिए, ये आपका ऐसा ऐसे, ठीक है बेटा, ये आप जान रहे हैं इधर एक्स एक्सिस है, इसको आप ए मानिए, ए मानिए, ठीक है। ये वाला इससे बनने वाला ये जो थीटा, इसको अल्फा मानिए, ये बीटा और ये आपका गामा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि एक्स एक्सिस में अल्फा, इधर के लिए बीटा और मतलब जेड एक्सिस के लिए गामा, मतलब ऐसे के लिए ये गामा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। ध्यान से देखना मेरी बात, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे 2 मानो, इसे 3 मानो। ठीक, इक्वेशन 1 को अगर ध्यान से देखो तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू तुम क्या लिखोगे ए एक्स बाई ए। उसी तरह से कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए, है ना। इसे मान लो ये 1 ही है, उसी का तो किया ही हुआ है, इसको 1 या 3 4 मान लो, 4 5, है ना। अब सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे, लिखने में दिक्कत हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ये, अरे यार ए स्क्वायर बात बराबर ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, सबको मैंने क्या करा है, जोड़ा है ना। और ये तुम्हारा क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये जो है ये पूरा का पूरा है तो ए स्क्वायर ही ना, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कट के कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसे क्या बोलते हैं डायरेक्शंस कोसाइंस, क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए